हाँ तो बच्चों हम आज एसी सर्किट का डिस्क्रिप्शन करने वाले हैं, एक ऐसे एसी सर्किट का जिसके अंदर एक कैपेसिटेंस लगा हुआ है। ठीक है, अभी हमने इसके पिछले दो केस देखे थे जिसमें हमने एक में रेजिस्टेंस लगाया था एसी सर्किट में, एक में इंडक्टर लगाया था एल, और आज हम लगा रहे हैं कैपेसिटेंस। तो इनको इंडिविजुअली लगा रहे हैं हम अलग अलग, और फिर हम देखेंगे कि इसमें वही वाले पॉइंट्स कैसे चेंज होते हैं और उनमें क्या क्या लिखा जाता है। तो जैसा कि आपको अभी डायग्राम में दिख रहा है, हमने एक अलग से कैपेसिटर इसके साथ कनेक्ट किया है। एसी सप्लाई है ये, जो कि आपको पता ही है, जो हमने ईएमआई चैप्टर में बनाया था एसी जनरेटर के अंदर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, V = V0 sin ओमेगा टी। तो हमें जो पॉइंट्स हैं मैं आपको पॉइंट में बताऊंगा सारी बात। फर्स्ट पॉइंट में हमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज लिखना होता है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज का फॉर्मूला हर केस में वही रहता है, V = V0 sin ओमेगा टी। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज उतना ही रहेगा। सेकंड नंबर पर हमें अल्टरनेटिंग करंट को फाइंड करना होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट हर केस में अलग अलग प्रोसेस से फाइंड होती है। ठीक है, जब हमने R लगाया था तो हमने ओम्स लॉ को लिया था, इस वाले फॉर्मूले से हमने अल्टरनेटिंग करंट फाइंड की थी। जब हमने लगाया था इंडक्टर तो हमने ये फॉर्मूला यूज में लिया था LdI/dt से, डी को फाइंड करा था, फिर उसका इंटीग्रेशन किया था। आज हम एक और तरीके से करंट को फाइंड करेंगे, और क्योंकि यहाँ पर लग रहा है कैपेसिटेंस तो हमें कैपेसिटेंस वाले चैप्टर पर चलना पड़ेगा। वहां पर हमने जो चार्ज का एक फॉर्मूला पढ़ा था, चार्ज Q = कितना होता था, CV। ये फॉर्मूला वहां पर सबसे फर्स्ट फॉर्मूला था। Q = CV में अगर V की वैल्यू डाल दी जाए तो CV0 sin ओमेगा टी, ये हमारे पास चार्ज का फॉर्मूला आ जाता है। अगर आपके पास चार्ज है और अब आपको अल्टरनेटिंग करंट फाइंड करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अल्टरनेटिंग करंट फाइंड करने के लिए चार्ज Q का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा। तो ये हमें उस पर्टिकुलर टाइम पर एक करंट का फॉर्मूला मिल जाएगा, मतलब करंट टाइम पर किस प्रकार से डिपेंड है ये हमें पता चल जाएगा। तो I = क्या होगा, dQ/dt। तो d/dt और Q की जो फॉर्मूला हमें यहाँ मिला है वो वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, CV0 sin ओमेगा टी। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेंगे डिफरेंशिएशन से, CV0 बाहर आ गया, d/dt हो गया sin ओमेगा टी। तो यहाँ पर अब हमें CV0 को बाहर लेके sin ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करना है, और sin ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है, CV0। तो sin ओमेगा टी का तो cos ओमेगा टी हो जाएगा, और जो ओमेगा टी है उसका ओमेगा। तो ओवरऑल हमारे पास क्या आएगा, sin ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा cos ओमेगा टी। और यहाँ पर अगर हम पूरा फॉर्मूला बनाएं तो I = कितना आ जाएगा, V0 C ओमेगा। C ओमेगा को मैं साथ में लिखूंगा, V0 को अलग से लिखूंगा, और cos ओमेगा टी। तो यहाँ पर एक बात तो हमें ये समझ में आ रही है, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर करंट cos पर डिपेंड है। ठीक है, cos के साथ यहाँ पर जो वोल्टेज था वो sin पर डिपेंड था, sin ओमेगा टी पर। यहाँ पर करंट का जो डिपेंडेंसी की इक्वेशन आ रही है उसमें cos ओमेगा टी आ रहा है। ये बात हमें ध्यान रखनी है ताकि हम इसका ग्राफ इजीली बना सकें। अब हम, लेकिन ये हमारी मेन इक्वेशन अभी नहीं आई। मेन इक्वेशन में तो हमें यहाँ पर साइन को ही शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी साइन है, इस इक्वेशन में भी साइन को लाना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा दोनों का फेज डिफरेंस कितना है। तो हम क्या करेंगे, I = हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज पहले बता देता हूँ। हम क्या करेंगे, यहाँ पर V0 C ओमेगा, इसको हम V0/1/C ओमेगा लिख लेंगे। एक तो लिख सकते हो, V0 के अपॉन में डालना है C ओमेगा को, तो इसको डायरेक्ट अपॉन में तो ले जा नहीं सकते। हाँ, अगर हम इसको दो बार अपॉन में ले जाएं, मतलब एक तो इधर पर अपॉन लगाएं और एक 1 में अपॉन लगाएं, तो इसकी जो वैल्यू है वो इसके इक्वल ही आएगी। तो V0 × C ओमेगा को हम एक और तरीके से क्या लिख सकते हैं, V0/1/C ओमेगा। आपको पता चलेगा कि ये ऐसा हमने क्यों लिखा, लेकिन अभी आप इसको लिख लो क्योंकि दोनों इक्वल ही हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। हाँ, अगर हम ऐसे लिख देते तो ये गलत हो जाता, अगर हम ऐसे लिखते तो ये तो इनटू में, ये डिवीजन में आ जाता। हाँ, तो हम क्या करेंगे, इसको दो बार अपॉन में ले जाएंगे। इसको इस तरीके से लिखना बिल्कुल सही है। तो ये जो है इसको हम I0 मान लेंगे, इसको हम क्या मान लेते हैं, I0। I0 क्या है, ये है पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जैसा कि आप जानते ही हो। तो कॉस को छोड़ के बाकी जितना भी है वो सब पीक वैल्यू होती है, मतलब कि मैक्सिमम करंट अगर हम यहाँ बात करें तो कितनी फ्लो होगी, V0/1/C ओमेगा। और मैंने अभी आपको बताया कॉस को हमें साइन में चेंज करना जरूरी है, तो cos ओमेगा टी को मैं साइन में चेंज करके sin π/2
प्लस ओमेगा टी लिख सकता हूं, ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। उल्टा बताया मैंने इसलिए क्योंकि आप क्वाड्रेंट के हिसाब से जब देखोगे तो साइन 90 प्लस ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी के बराबर ही आएगा। तो जिसको ये बात पता है क्वाड्रेंट के हिसाब से वो ठीक है, नहीं तो आप जनरली इसको याद भी रख सकते हो, कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू भी लिखा जा सकता है। अगर मैं ये दोनों वैल्यूज इस वाली इक्वेशन में डाल देता हूँ, इस वाली में, तो मुझे करंट का फॉर्मूला मिल जाता है, I इज इक्वल टू, इस पूरे को तो आई नॉट लिख देता हूं मैं, I इज इक्वल टू आई नॉट, और कॉस ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ये मेन करंट का फॉर्मूला हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। वी नॉट सी ओमेगा को तो मैंने आई नॉट लिख दिया, और कॉस ओमेगा टी को मैंने यहाँ साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू लिख दिया है। अब ये भी साइन में आ गई इक्वेशन, और ये भी साइन में आ गई, तो इससे क्या है, हम फेज डिफरेंस इसका इजीली निकाल सकते हैं, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट रहेगा। आप देखो ध्यान से, ये 2 पॉइंट हो गए हमारे, एक बार करंट आ गई और एक में पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया, अल्टरनेटिंग पोटेंशियल। अब इसके बाद अगर हम थर्ड नंबर में फेज डिफरेंस देखेंगे, थर्ड नंबर में हमें यही करना होता है, फेज डिफरेंस फाइंड करना होता है हमें। ये पॉइंट्स आप ध्यान रखोगे तो आप कहीं भी गलती नहीं कर सकते। फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I, तो V का फॉर्मूला क्या था, V नॉट साइन ओमेगा टी, और I का फॉर्मूला क्या था, I नॉट, वो लास्ट फॉर्मूला जिसमें साइन आ रहा है, तभी कंपेयर होगा। साइन को साइन से ही कंपेयर कर सकते हो, अगर यहाँ कॉस आ रहा होता तो गड़बड़ हो जाती। तो V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, लेकिन यहाँ पर I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है। तो हमें V और I का फेज डिफरेंस चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी फेज लिखनी पड़ेगी ओमेगा टी, साइन के साथ जो भी एंगल होता है वही फेज होता है। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज का फेज कितना है, ओमेगा टी, और अल्टरनेटिंग करंट का कितना है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। इनका डिफरेंस हमें निकालना है अकॉर्डिंग टू द हेडिंग। तो हेडिंग कहती है इनका डिफरेंस बताओ, तो इसका डिफरेंस बना दोगे तो ये आ जाएगा ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी और माइनस पाई बाई टू। ओमेगा टी से ओमेगा टी कट हो जाएगा, कितना फेज डिफरेंस आ जाएगा, माइनस पाई बाई टू। इसका मतलब है करंट आगे है और वोल्टेज 90 डिग्री से पीछे है। तो यहाँ प्लस पाई बाई टू है करंट में, तो यानी कि हम वैसे भी समझ सकते हैं कि करंट पाई बाई टू एंगल से आगे चल रही है, जबकि वोल्टेज हम कह सकते हैं कि पीछे पाई बाई टू एंगल से चल रहा है। तो V और I का पूछा है, तो इसलिए V का पहले लिखना है, I का बाद में लिखना है, तो हमें माइनस पाई बाई टू यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर है। ये काम हो जाने के बाद फोर्थ नंबर पे हमें ग्राफ प्लॉट करना होता है। ये ग्राफ होता है बिटवीन, एक एक्सिस पर तो हम V और I ले लेंगे और एक एक्सिस पर टाइम t ले लेंगे। तो एक तो V और I ले लेंगे एक एक्सिस पर, और एक टाइम t ले लेंगे सेकंड एक्सिस पर, x एक्सिस पर। तो इस कंडीशन में जो हमें ग्राफ मिलेगा वो हम समझते हैं कैसा मिलेगा। यहाँ पर 0, ये आप कुछ पॉइंट्स यहाँ लगा लो, पूरा एक टाइम पीरियड बना देंगे यहाँ। ये t/4 है, ठीक है, ये है आपका t/2, ये है t, और ये है 3t/4, और ये है t। ये पूरा एक टाइम पीरियड था जिसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और यहाँ पे मैंने ले लिया है टाइम t, ठीक है। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी की। तो इसमें तो साइन आ रहा है, तो साइन का ग्राफ आपको पता ही है V का कैसा बनेगा, ये मैंने आपको बता ही रखा है। ये साइन का ग्राफ है, साइन थीटा का ग्राफ ऐसा ही बनता है, पिछली वीडियोस में आप देख सकते हो। ये तो हो गया हमारा साइन का ग्राफ, तो ये तो V का ग्राफ हो गया, और यहाँ पर ये मैक्सिमम पीक वैल्यू आ गई हमारे पास V नॉट, ठीक है। इस एक्सिस पर हमने V या फिर I ले रखा है। अब I का जो ग्राफ बनाएंगे वो यहाँ पर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने देखा कि I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी होता है, तो इसका कॉस का ग्राफ बनेगा। कॉस का ग्राफ मैक्सिमम से स्टार्ट होता है, यहाँ से निकलेगा, इसके बाद इस जगह पर ये मैक्सिमम होगा, ठीक है। ये देखो, ये इस जगह पे मैक्सिमम, फिर वापस यहाँ 0 हो जाएगा, और फिर इधर पर जाके ये वापस से मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये देखो, ये कॉस का ग्राफ। थोड़ा इसको डार्क कर देते हैं, आप चाहो तो इसको अलग पेन से बनाना ताकि दोनों अलग अलग दिखें। ये देखो, थोड़ा सा डार्क कर दिया, ये आपका करंट का ग्राफ हो गया, ठीक है। तो एक तो हो गया V का ग्राफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज का, और एक हो गया आपका अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ, जो कि कॉस जैसा था और ये साइन के जैसा था। तो ये दोनों ग्राफ अपन एक ही बार में
बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आएगा इसका फेजर डायग्राम। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोर्थ के बाद फिफ्थ पॉइंट, जिसमें हम फेजर डायग्राम की बात करेंगे। यह है फिफ्थ पॉइंट, इसमें हम बात करेंगे फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम इसका कैसे बनता है बच्चों, वो समझो अब आप ध्यान से। पहले वही एक्स और वाई एक्सिस बना लो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। आप ये बना लो वी नॉट, और वी नॉट के एक परपेंडिकुलर इधर पर इंसिडेंट करके, और ये वैल्यू जो आप जानते ही हो कितनी होती है, ये जो वैल्यू होती है इसको हम चलो इधर पर अगर बना दिया तो करंट में दिक्कत आ सकती है, चाहे तो बना सकते हैं हम, यहाँ लिख सकते हैं। ये जो वैल्यू है हमारे पास ये है वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये वी नॉट बन गया, और ये एंगल होता है ओमेगा टी, जो इस इक्वेशन में आता है, वी की इक्वेशन में। ये वी नॉट हो गया, इसका जो परपेंडिकुलर इधर डालोगे इस वाई एक्सिस पे, ये इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो जाती है वी की, वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब करंट है आगे π/2, तो इससे 90 डिग्री आगे ये जो आप बनाओगे, और थोड़ा इससे छोटा बनाना, ये आई नॉट बन जाएगा, ठीक है। और आई नॉट का जो परपेंडिकुलर इधर डालोगे ये वाला, ये इंस्टेंटेनियस करंट आई को शो करेगा, ये वाला फॉर्मूला। पूरा फॉर्मूला तो मैं यहाँ लिख नहीं सकता, तो मैं आई और वी भी लिख दूं तो भी चल जाएगा। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है, ये वी को शो करेगा और ये आई को शो करेगा। तो ये इसका फेजर डायग्राम है। आई नॉट आगे है 90 डिग्री से, ये वाला एंगल जो है हमारा, ये वाला एंगल जो बना, ये बना हमारा π/2, ठीक है। ये एंगल ओमेगा टी और ये π/2, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और ये इंस्टेंटेनियस करंट। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाएगी 90 डिग्री पर ये भी इसके साथ साथ, लेकिन वोल्ट अब इधर पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज पीछे है और अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पर आगे रहती है, जो कि हमें इक्वेशन से पता चल जाता है। ये इसका फेजर डायग्राम बन चुका है, परपेंडिकुलर है दोनों, ये ध्यान रखना, ठीक है। और करंट को आगे रखना, वोल्टेज को पीछे। जब इंडक्टर लगाया था तो वोल्टेज आगे था, करंट पीछे थी, और जब रेजिस्टेंस था तो दोनों साथ में थे, क्योंकि दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं था। तो इनको रिपीट करो आप ढंग से, अच्छी तरीके से लिख के। इसके बाद एक ग्राफ और आता है, लेकिन उस ग्राफ को पढ़ने से पहले, जैसे हमने वहां पर इंडक्टिव रिएक्टेंस पढ़ा था, वैसे हमें यहां पर एक पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसको हम बोलते हैं XC। तो अभी मेरे पास एक फॉर्मूला आया है, ये पीक वैल्यू वाला, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ये फॉर्मूला मेरे पास आया है, कितना आया है ये, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन 1/c ओमेगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था जब हमने रेजिस्टेंस लगाया था तो आई नॉट आया था वी नॉट अपॉन आर, जब हमने इंडक्टर लगाया था तो आई नॉट आया था वी नॉट अपॉन एल ओमेगा, एल ओमेगा को हमने एक्सएल मान लिया था, ठीक है। अब जब हमने सी लगाया है तो आई नॉट की वैल्यू आ रही है वी नॉट अपॉन 1/c ओमेगा, वी नॉट अपॉन 1/c ओमेगा। यहाँ पे एल ओमेगा आ रहा था अपॉन में, यहाँ पे आर आ रहा था, यहाँ अपॉन में क्या आ रहा है 1/c ओमेगा। तो यहाँ पर जो मैंने सी ओमेगा को 2 बार नीचे पहुंचाया था, उसका रीजन यही था कि मुझे एक जैसी इक्वेशन चाहिए थी, ऊपर वी नॉट और नीचे जो भी होता है ये क्या होता है, अपोज होता है। क्या होता है ये, अपोज इन द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो ये जो अपोज अब इस कंडीशन में हो रहा है, इसको बोलते हैं XC। जैसे यहाँ पे एक्सएल बोला था, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। XC क्या होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/c ओमेगा। तो इसकी डेफिनेशन वही है, इसकी SI यूनिट ओम होती है, सबकी ओम होती है, XL हो चाहे XC हो। जो भी V नॉट के नीचे आ गई क्वांटिटी करंट के फॉर्मूले में V नॉट के नीचे जो भी आएगा वो एक अपोज होगा अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो में, और दूसरी बात वो उसकी जो यूनिट होगी वो ओम होगी। तो इसको मैं V नॉट अपॉन XC मान लेता हूं, वेयर XC इज इक्वल टू 1/c ओमेगा, जिसको हम 1/c और ओमेगा को हम 2πf भी लिख सकते हैं। इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसका फॉर्मूला होगा ओम, इसका सॉरी यूनिट होगी ओम, SI यूनिट ओम होती है, ठीक है।
और ये अपोज होता है, इसकी डेफिनेशन बना सकते हो। एक्सी और एफ में जो रिलेशन आएगा वही आएगा, चाहे ओमेगा में ले लो तो भी यही आएगा। एक्सी ओमेगा का भी रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है, एक्सी और एफ का रिलेशन भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। तो इनका ग्राफ प्लॉट कर सकते हो आप बहुत ही इजीली। एक एक्सिस पर तो आप एक्सी ले लो, एक पर ओमेगा या फिर एफ, कुछ भी ले सकते हो, दोनों का सेम ग्राफ बनेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ आपको मिल जाएगा। एक बात हम कर सकते हैं कि अगर डीसी हो तो डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो डीसी की फ्रीक्वेंसी अगर 0 होगी तो जो एक्सी आएगा वो इनफाइनाइट आएगा। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पर एक एसी की जगह डीसी लगा देता, एक सेल लगा देता, तो ये जो कैपेसिटर है इससे कोई भी करंट आगे पास नहीं होती, क्योंकि ये कितना अपोज कर रहा है, इनफाइनाइट अपोज दे रहा है इस सर्किट के अंदर। मतलब ये डीसी को पास आउट नहीं होने देगा, क्योंकि एक तरीके से ये ओपन सर्किट है, तो डीसी इसमें से पार नहीं निकल पाती, तो डीसी को फ्लो नहीं कर पाता है ये, और एसी इसमें से फ्लो हो जाती है, क्योंकि एसी अपनी क्या कर लेती है, डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। तो इसलिए एसी फ्लो हो जाएगी, उसके लिए तो देगा इतना रेजिस्टेंस की तरह, ये इतना अपोज करेगा अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो में, और इसमें इनफाइनाइट अपोज करेगा तो करंट फ्लो हो ही नहीं पाएगी। तो ये इसका नेक्स्ट ग्राफ होता है। ये पूरा इसका एक टॉपिक कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, इसके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ये न्यूमेरिकल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल इसमें बनाए जा सकते हैं। तो ये पूरे आपके तीनों हो चुके हैं केस, अलग अलग इंडिविजुअल लगाया था हमने आर, फिर अलग से एल लगाया, फिर सी लगाया। अब हम इनका कॉम्बिनेशन करेंगे, जैसे आर एल लगाएंगे, फिर आर सी लगाएंगे, फिर आर एल सी, तीनों लगाएंगे। तो आगे के वीडियोस में हम इनको कॉम्बिनेशन में लेके उसको सॉल्व करेंगे। तब तक आप ये तीनों को अच्छी तरीके से पढ़ो, क्योंकि इनसे रिलेटेड ही फिर आगे आपके काम में आएंगे। इसको आप देख सकते हो अच्छी तरह।